और आपको अब दिखाते हैं 24 मिनट में 24 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को करेंगे संबोधित। ये मन की बात कार्यक्रम का 99वां एपिसोड होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मछुआरों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। बंगाल के तटीय शहर दीघा के मछुआरों में खुशी की लहर है और कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी देश के 12 राज्यों के लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले को भी शामिल किया गया है। दीघा इसी के अंतर्गत आता है। ये समुद्र किनारे बसा हुआ एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मछुआरे रहते हैं। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्र को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी इस मन की बात कार्यक्रम में जिक्र कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आमजन को अपने विचार साझा करने के लिए और सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मोटिवेशनल प्रयासों को उजागर करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने मन की बात के आगामी एपिसोड में उन्हें विचारों और विषयों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस समय मिशन साउथ पर है, जिसमें वो सबसे ज्यादा ध्यान कर्नाटक पर दे रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 बार कर्नाटक दौरा हुआ। शनिवार को अपने कर्नाटक दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार फिर से लाने का मन बना चुकी है। कर्नाटक में 224 सीटों पर इसी साल चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी का भी खास फोकस कर्नाटक पर है और इसी के चलते वो 2 महीने में 7 दौरे कर चुके हैं। बेंगलुरु के देवागेरे में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान वो विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि जनता ने डबल इंजन की सरकार की धमाकेदार वापसी का फैसला कर लिया है, क्योंकि कलबुर्गी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, वहां पर मेयर और उप मेयर के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे हैं। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता का क्या सम्मान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है, मेरा सहोदर है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो राहुल गांधी ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए। इसका उसी आक्रामकता के साथ बीजेपी ने जवाब दिया। संसद सदस्यता खत्म होने के करीब 23 घंटे बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उनके तेवर और तीखे दिखाई दिए। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी डर जाएंगे, सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि सच बोलना मेरे खून में है। इस देश ने मुझे इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता रहूंगा, अदानी और उनके रिश्तों पर सवाल पूछता रहूंगा। राहुल ने कहा कि पीएम मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे। मैंने 2 बार लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल ने कहा कि आप मुझे मारो, पीटो, जेल में डाल दो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका और राहुल गांधी के भाई बहन का प्रेम भी दिखा, जिसकी चर्चा हो रही है। मंच पर अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी मंच के नीचे बैठी नजर आई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने भाई राहुल गांधी को डबडबाई आंखों से देखती रही, जिसे लगभग हर मीडिया कर्मी ने अपने कैमरे में कैद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। बीदर के गोरता में आपको बता दें 103 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराएंगे। अमित शाह गोरता शहीद स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल के स्मारक का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएंगे। मिशन कर्नाटक पर अमित शाह और इस दौरान तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का मिशन कर्नाटक लगातार जारी है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद मिशन कर्नाटक पर थे, कर्नाटक के दौरे पर थे, और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने ये मोर्चा संभाला है। बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर
बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। और अब बात मध्य प्रदेश के मिशन 2023 की। इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा को ढहाने का प्लान बनाया है और इसी के तहत अमित शाह ने छिंदवाड़ा से चुनावी शंखनाद कर दिया और कहा कि आने वाले चुनाव में छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। जो कुछ हो जाए बोले मैंने करवाया। अगर कमलनाथ का बस चले तो वो क्या पाताल कोट भी मैंने ही बनवा दिया है। कमलनाथ जी ने बागों के अलावा कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को करीब 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने 2023 के साथ साथ मिशन 2024 पर भी काम शुरू कर दिया। बीजेपी का फोकस है 2018 में जो सीटें हारे थे उनको किसी भी कीमत पर जीता जाए। इसके लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। 103 सीटों पर खास फोकस है जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई थी। साथ ही छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है वहां पर भी सीन लगाने का सीक्रेट प्लान है। छिंदवाड़ा ही है जहां पर बीजेपी का लोकसभा सांसद नहीं है और किसी विधानसभा सीट पर भी उसका कब्जा नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने 84वां स्थापना दिवस मनाया। जगदलपुर के करणपुर कैंप में कोबरा बटालियन के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग सेक्टर के जवानों ने परेड की। केंद्रीय गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश से नक्सलियों का सफाया हो रहा है और ये आखिरी चरण में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का जन्म। जगदलपुर के करणपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश के कोने कोने में तैनात सीआरपीएफ के 2000 से अधिक जवान, सीआरपीएफ आला अधिकारी, गृह सचिव और छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक चले कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने करतब दिखाए। कार्यक्रम के दौरान जवानों ने स्टंट शो किए। महिला कमांडोज की टीम ने स्टंट किया। इस स्टंट के जरिए महिलाओं ने यह बताया कि वो किसी से कम नहीं है। जवानों की एक टुकड़ी ने आईडी ढूंढने के तरीके और कैसे डिफ्यूज करते हैं ये दिखाया। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल फरार है। 8 दिन हो गए हैं मगर अभी तक पता नहीं चला। अमृतपाल के नेपाल भागने की भी आशंका है और इसी को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों को अलर्ट किया गया है। और इसी बीच अमृतपाल के नापाक इरादे का पता चला है। वो अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा था, बंकर बनाकर ट्रेनिंग दे रहा था। इससे लग रहा है कि अमृतपाल के मंसूबे काफी खतरनाक थे। आठ दिन हो चले मगर अभी तक पता नहीं है कि वारिस पंजाब डे संगठन का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल आखिर कहां है। उसे पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस जुटी है। दिन रात एक हुआ है लेकिन अमृतपाल का अता पता ही नहीं। भगौड़ा अमृतपाल जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार पीछा कर रही है। हर दिन उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में वो किस तरह से दुम दबाकर भाग रहा है ये भी आप देखिए। तो अमृतपाल का नया वीडियो सामने आया और आमतौर पर पारंपरिक धार्मिक पोशाक में देखा गया खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल अब इस नए वीडियो में जैकेट, ट्राउजर और चश्मा पहने देखा गया। सीसीटीवी फुटेज पटियाला का बताया जा रहा है। अमृतपाल वहां एक रिश्तेदार के घर में छिपा था। फरार चल रहा अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदल रहा है।
एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ साथ 12 अन्य लोगों के खिलाफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कई अन्य खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध को लेकर चार्जशीट दायर की है। इसमें कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि कुख्यात बदमाशों का प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कई अन्य खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन से संबंध है। एनआईए की चार्जशीट आतंकवाद गैंगस्टर गठजोड़ के 3 मामलों में से दूसरे मामले में दाखिल किया गया है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने कहा सभी 14 आरोपियों पर आतंक पैदा करने और जाने माने सामाजिक और धार्मिक नेताओं, फिल्मी सितारों, गायकों और कारोबारियों की लक्षित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी ने कहा पाकिस्तान में साजिशकर्ताओं के संपर्क में होने के अलावा आरोपी कनाडा, नेपाल और अन्य देशों में खालिस्तान समर्थक तत्वों के संपर्क में भी थे। साल 2015 से जेल में बंद बिश्नोई कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ के साथ विभिन्न राज्यों की जेलों से अपने आतंक अपराध गिरोह का संचालन कर रहा है। बराड़ पर नवंबर 2022 में पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप है। बराड़ का लखबीर सिंह उर्फ लांडा के साथ सीधा संबंध पाया गया, जो कि रिंडा के साथ मिलकर काम कर रहा बीकेआई का एक अन्य सदस्य है। गुजरात की 17 जेलों में पुलिस ने छापेमारी की। ये छापेमारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की अगुवाई में की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ जेलों से मोबाइल फोन और दूसरे संदिग्ध सामान को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जीएसटी घपले के मास्टरमाइंड मोहम्मद टाटा के पास से इलेक्ट्रॉनिक किटली और पेन जैसे डिवाइस मिले हैं, जिससे वो रसोई बना रहा था। आपको बता दें, वहीं सूरत और अहमदाबाद की साबरमती जेल से गांजा और भरूच से ड्रग्स मिलने की भी खबर है। जेलों के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं और इस कार्रवाई का मकसद जेलों में बंद गैंगस्टर्स की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता लगाना है और इसको लेकर जेलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। गुजरात की 17 जेलों में छापेमारी की गई। केंद्रीय आपको बता दें, गृह मंत्री हर्ष सांघवी की अगुवाई में ये छापेमारी हुई। गुजरात के 17 जेलों में छापेमारी कर कई आपत्तिजनक सामान बरामद होने की खबर है। गांजा, इसके अलावा ड्रग्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तमाम ऐसे सामान इस दौरान जब्त किए जाने की खबर है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अक्सर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसको देखकर ये दावे खोखले लगते हैं। ताजा मामला ग्वालियर से निकलकर सामने आया। यहां पर पैरों से चलने से लाचार एक बुजुर्ग को जब स्ट्रेचर नहीं मिली तो बहू को मजबूरी में चादर का स्ट्रेचर बनाकर काफी दूर तक अपने ससुर को उसी चादर के सहारे खींचकर ले जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला ने अपने ससुर को ले जाने के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर मांगी, लेकिन महिला को कोई भी स्ट्रेचर नहीं मिली। बेबस महिला काफी देर तक स्ट्रेचर मांगती रही, लेकिन जब स्ट्रेचर का जुगाड़ नहीं हुआ तो महिला ने एक चादर को ही स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया। महिला ने अपने ससुर को चादर पर बैठाया और चादर को खींचकर अस्पताल के बाहर तक ले आई। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में संबंधित डॉक्टर और नर्स को नोटिस जारी किया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाला इस उत्सव में आपको बता दें 7 दिन तक रामनगरी में खेलों का कुंभ लगा हुआ है। आज तीसरे दिन भजन संध्या स्थल पर प्राचीन खेल आत्या पात्या खेल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 8 जिलों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला टीम शामिल रही। आत्या पात्या खेल अति प्राचीनतम खेलों में से एक जाना जाता है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे में आपको राम जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और 9 दिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें, खेलों का महाकुंभ इस दौरान लगाया गया है। इसमें तीसरे दिन भजन संध्या का आयोजन हुआ, साथ ही आत्या पात्या खेल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 8 जिलों की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें 8 पुरुष 8 महिला टीम इसमें शामिल रही। आपको बता दें, आत्या पात्या खेल अति प्राचीनतम खेलों में से एक माना जाता है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है।
चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। देवी स्कंद माता कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि में निसंतान दंपति को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। तो आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और आज भक्त माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां स्कंद माता भक्तों की झोली भरने वाली माता हैं। 5वें दिन माता के भक्त स्कंद माता के रूप में माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे ने वो कर दिखाया जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारतीय रेलवे ने चीन, इटली और ब्रिटेन की तरह भारत में पहली बार केबल आधारित ब्रिज बनाया है। अंजी पुल भारतीय रेल का पहला केबल आधारित पुल लगभग बनकर अब तैयार हो चुका है। अंजी पुल का निर्माण भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुल जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजी रेल ब्रिज स्मारक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है और इस ब्रिज से जम्मू कश्मीर के विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी काफी मजबूती मिली है। लोगों का सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। पर्यटन विभाग अब उम्मीद जता रहा है कि अंजी रेल ब्रिज बनने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। इसरो आज देश को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड 1 से PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में ओशन सेट 3 आज सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसमें इसरो के 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। ये लॉन्च पैड चंद्रयान 2 मिशन समेत अब तक कुल 5 सफल लॉन्चिंग कर चुका है। LVM-3 से चंद्रयान 2 मिशन लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं और इसकी ये 6ठी उड़ान होगी। वनवेव के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये दूसरा मिशन होगा। नेटवर्क एक्सिस एसोसिएट लिमिटेड यानी कि वनवेव की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारती इंटरप्राइजेस, इसके अलावा फ्रांस की यूटेल सेट, जापान की सॉफ्टबैंक, अमेरिका के ह्यूज नेटवर्क्स और इसके अलावा दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी की ये हिस्सेदारी होगी। ये सैटेलाइट आधारित सेवा मुहैया कराने वाली संचार कंपनी है।